Studyplexity JPSC and BPSC. Hello all of you. Welcome to Studyplexity JPSC BPSC. My name is Ayusha and I am faculty of history. JPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम की डेट भी मालूम चल गई है, काफी कम टाइम बच गया है आपके एग्जाम के लिए। तो इसीलिए हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम जो है इस कम टाइम को आपके लिए बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिस्टिक टाइम बना दे। आप अपना फुल यूटिलाइजेशन करो, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आप भी अपनी तरफ से करो। आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। क्योंकि हम सब जानते हैं दैट हिस्ट्री को क्या है, हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। एक आपका एंशियंट हिस्ट्री हो गया, एक आपका मेडिवल हिस्ट्री हो गया और एक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। अब बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो जब मेडिवल में हम मुगल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने क्या देखा था कि औरंगजेब जो है एक रूलर आया था। औरंगजेब गुड एनफ कैपेबल रूलर था, बट उसकी पॉलिसीज जो कह सकते हो आप कि उतना ज्यादा क्या जनता फ्रेंडली नहीं थी। तो इसी के बाद देखोगे जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद से जो आपको सक्सेसर्स दिखेंगे मुगल्स के, वो वीक होने लगेंगे और वहीं पे एक फेज दिखेगा आपको, ट्रांजिशन फेज। ठीक है, तो यही जो ट्रांजिशन फेज है मेडिवल से हमें कहाँ ले जाता है, मॉडर्न की तरफ ले जाता है। और इसी से यहीं से आपका क्या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का शुरुआत होता है। इसी बीच में आप देखोगे क्या कि यूरोपियंस आने लगते हैं इंडिया में। ठीक है, जो सबसे पहले यूरोपियंस हैं वो क्या, पोर्टुगीज आते हैं इंडिया में, कब, मुगल्स के ही टाइम में। तो जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम वहाँ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ते हैं, दैट इज भारत में यूरोपियंस का आगमन। अब बात है कि हम अपनी क्लास करेंगे कैसे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है एंड कवर हमें पूरा सिलेबस करना है। तो सी यहाँ हम क्या करेंगे, स्मार्टली एक्ट करेंगे। स्मार्टली एक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है अपना कुछ पार्ट स्किप करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे एक कहानी की तरह। ठीक है, उसी कहानी में जहां पे हम देखेंगे कि जो चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी उसको हम क्या करेंगे, क्लास में ही याद करते हुए चलेंगे। जितने भी फैक्ट्स होंगे आपके, उसको आपको क्लास में ही याद करना है। प्लस हर टॉपिक से पहले हम क्या करेंगे, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, एक बेस बनाता है आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, पैटर्न क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, दैट इज यूरोपियंस का आगमन से। तो वहां पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, उस टाइप के मतलब उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे हमें क्या है, एक आइडिया मिल जाएगा कि उस टॉपिक में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, बट यहाँ पे क्या है, प्रीलिम्स इज ऑल्सो अबाउट फैक्ट्स। ठीक है, जब आप जेपीएससी का क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें एक चीज है, बेसिक क्वेश्चंस ही है लेकिन फैक्ट बेस्ड होते हैं आपके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। बट सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यूरोपियंस का अराइवल हुआ क्यों इंडिया में। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था, तो सब कुछ जब सही चल रहा था तो यूरोपियंस जो है वो इंडिया में आए ही क्यों। देखो, अब इससे पहले क्या चल रहा था, यूरोपियंस के आने से पहले हम क्या देख रहे थे कि मुगल सल्तनत का जो है रूल चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। रिलीजियस टॉलरेंस टॉलरेंस का मिक्स देखने को मिल रहा था, गवर्नेंस अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, सब सही चल रहा था। बट यहीं पे आप देखोगे एक फैक्टर आता है ट्रेड एंड कॉमर्स का। और देखो, ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं हो रही है, बात हो रही है पूरे वर्ल्ड की, कि अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा था। तो अराउंड द वर्ल्ड आप देखोगे क्या हो रहा है, इंडिया से बाहर क्या हो रहा था, वेस्ट की साइड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाने के बाद क्या हो रहा था कि फैक्ट्रीज स्टार्ट हो रही थी, ट्रेड एंड कॉमर्स अपने बूम पे था। क्या चाहिए था, फैक्ट्रीज चलाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए थी, वो और भी बहुत सारे जो है गुड्स चाहिए थे, स्लेव्स चाहिए थे, जो काम करते मजदूर चाहिए थे। तो ये सब कहाँ से आते, तो इसलिए ही यूरोपियंस देखोगे कि अपना अपना जो है रास अपना अपना रास्ता बना लेते हैं कि किधर जाना है और कहाँ से क्या लाना है। ठीक है, और उसी में क्या है, वो डिस्कवरी पे निकलते हैं। इसी डिस्कवरी में क्या होता है कि हमारे यहाँ उनका आगमन होता है। तो अब देखो, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि क्यों आए होंगे यूरोपियंस। सबसे पहली बात है ट्रेड एंड प्रॉफिट के लिए, कि ट्रेड करने के लिए जो है
उनको एक अच्छी जगह दिखी भारत, ठीक है? यहाँ पे मसाले उगाए जाते थे। इंडिया फेमस था कॉटन के लिए, स्पाइसेस के लिए, इनफैक्ट इंडिगो के लिए, सिल्क के लिए। ये सब क्या है? उस समय का क्रॉप्स था, हाई यील्डिंग क्रॉप्स था। तो इसीलिए क्या होता है कि यूरोपियंस आते हैं कि यहाँ से वो आते हैं, यही सारे सामान का ट्रेड करते हैं और वापस अपने यहाँ जाकर प्रॉफिट में बेचते हैं। तो ये एक आपका फैक्टर था। दूसरा हो गया डायरेक्ट सी रूट, कि सी रूट की डिस्कवरी हो रही थी उस टाइम पे। आप देखोगे क्या कोलंबस ने क्या डिस्कवर किया था? अमेरिका। उसी तरह वास्को डी गामा ने क्या किया था? इंडिया डिस्कवर किया था। तो ये नए सी रूट्स जो थे वो भी रिस्पॉन्सिबल थे क्या? ब्रिटिशर्स के आगमन के लिए या यूरोपियंस के आगमन के लिए भारत में। देन है आपका बुलियन प्रॉब्लम, कि जो यूरोप था वहां पे क्या हुआ कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है उनका आउटफ्लो जो है वो कम होता जा रहा था, तो बुलियन की प्रॉब्लम हो रही थी। इसी के साथ आप देखोगे मर्केंटलिज्म, रॉ मटेरियल मार्केट चाहिए था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी और इंडस्ट्रीज चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल चाहिए होता था, एक स्टैब्लिश्ड मार्केट चाहिए होता। पॉलिटिकल वैक्यूम भी दिख रहा था इंडिया में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि औरंगजेब के डेथ के बाद क्या हो गया था कि जो भी सक्सेसर्स थे ना वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कैपेबल रूलर्स नहीं थे, तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम हमें यहाँ पे देखने को भी मिलता है। और यूरोपियन राइवलरीज हो रही थी क्या अराउंड द वर्ल्ड भी। आप देखोगे यूरोप में क्या हो रहा था? यूरोप में वॉर्स हो रहे थे, पोर्टुगीज के और डच के बीच में हो रहा था, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हो रहा था। तो वही क्या है कि अपना अपना सुप्रीमेसी दिखाने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे? ज्यादा से ज्यादा एरिया की तरफ बढ़ रहे थे। एंड उसके साथ है आपका नेवल एंड मिलिट्री सुपीरियोरिटी। तो आप देखोगे कि यूरोपियंस की जो नेवी थी या यूरोपियंस की जो मिलिट्री थी वो इंडिया से बेटर थी। इसी के साथ कंपनी की पावर हो गई, ये सारे कुछ रीजन थे जो कि क्या है कि यूरोपियंस को उन्होंने क्या किया? मजबूर किया क्या कि इंडिया की तरफ आके जो है अपना कंपनी चलाने के लिए। अब ये थी कि बैकग्राउंड की बातें, लेकिन हम जब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू कि क्या क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। उसके बाद जो है हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और उसको भी जो है माइन्यूटली पढ़ेंगे। अगर बात करें क्वेश्चन की तो आप देखो 2021 में एक क्वेश्चन था, हु हैव इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एंड इन विच ईयर। तो आपसे क्या है, ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपसे ईयर भी पूछ रहा है, बट ईयर भी ऐसे नहीं पूछ रहा है कि आप नहीं बता पाओ। अगर आपको एटलीस्ट ये पता है कि प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया है तो आपके पास ईयर जो है उसको डेसिफर करना काफी इजी हो जाएगा। ये आपका एक वैरायटी का क्वेश्चन है कि जितने भी यूरोपियंस इंडिया में आए थे वो अपने साथ क्या क्या जो है उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि जब यूरोपियंस आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए वो क्या करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे। किससे? जो लोकल रूलर्स हैं या जो रीजनल पावर्स हैं, ठीक है, वहां पे जो रूल कर रहे थे उनके साथ क्या होगा? एक स्ट्रगल में जाएंगे। तो अगला फेज जो उनका होगा उससे एक क्वेश्चन ये है, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड। अब क्या है यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं? गवर्नर जनरल्स दिए हुए हैं कि इनमें से किनके बीच ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था। दैट मीन्स अब क्या है, जितने भी बैटल लड़े जाएंगे उनके ट्रीटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फाइन, चाहे वो कोई भी बैटल हो तो उसमें जो भी ट्रीटी साइन की जा रही है आपको ये एटलीस्ट याद होना चाहिए कि किस बैटल में कौन सी ट्रीटी साइन हुई है और किसके किसके बीच हुई है। तो ये था आपका सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर थर्ड में हम देखें, परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड इन। अब देखो हम क्या चल रहे हैं, कहानी की तरह ही चल रहे हैं। यूरोपियंस आएंगे, ठीक है, तो आ गए, क्या लेके आए अपने साथ? ये हो गया एक चीज। उसके बाद आगे कैसे बढ़ेंगे कि आ तो गए हैं, अब क्या है, उनको जगह चाहिए अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, और उस जगह को लेने में, एक्वायर करने में क्या होगा कि बहुत सारे बीच में बैटल्स होंगे, संधि होगी, युद्ध होगा। उससे आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला हमें। इसके बाद क्या होगा, जब वो हरा कर अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे वहां पे एक कोई एरिया में, तो अब क्या करेंगे? उनको क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। तो वो रूल करने की कोशिश करेंगे क्या? अपने पॉलिसीज के थ्रू। वो अपनी ही पॉलिसी बनाएंगे, अपने नियम कानून बनाएंगे, और उसी नियम कानून से जो है आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। परमानेंट सेटलमेंट या रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम था किसका? ब्रिटिशर्स का।
वहां से आपको एक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप बस कुछ नहीं, बस ये ही याद रखो कि परमानेंट सेटलमेंट कब आया था, किसने लाया था और किस किस एरिया में था, आपका ये क्वेश्चन भी इजिली सॉल्वेबल था। ये आपके 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब इसके बाद देखते हैं हम, ये क्या था आपका, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज था। इसी के साथ क्या एक्सपेंशन पॉलिसीज भी आएगी कि कैसे जो है किन पॉलिसीज के थ्रू और ज्यादा टेरिटरी को अक्वायर किया जा रहा है। तो वहां पे हम देखेंगे बहुत सारी पॉलिसीज, जैसे सब्सिडरी अलायंस, डॉक्टराइन ऑफ लैब्स, उसमें क्या है सतारा, अवध, निजाम ऑफ हैदराबाद और मैसूर, इनमें से कौन सा सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करेगा, ये आपका क्वेश्चन है 2017 का। तो ये हम अब हमने क्या किया, एक मैपिंग देख ली कि कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के थ्रू जो है अब हम जो है क्या करेंगे, अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही जो फैक्ट्स है जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर ज्यादा फोकस करते हुए चलेंगे। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, अराइवल ऑफ यूरोपियन से, यूरोपियंस का भारत में आगमन से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं कि कौन कौन आए थे। फाइन, कि कब आए थे, कौन आए थे, कैसे आए थे। तो बात है अराउंड 1498 की। वहां पे आप देखोगे कि सबसे पहले अगर भारत में किसी यूरोपियन देश का, या यूरोपियन देश के आप कह लो कि एक नेतृत्व में चले हुए कोई इंसान का आगमन हुआ है, तो वो क्या कब हुआ, 1498 में हुआ है। और यही कहाँ, पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे कहाँ, इंडिया में। आपने देखा कि 1498 में वास्को डिगामा क्या केप ऑफ गुड होप के थ्रू होते हुए इंडिया में आते हैं। तो सबसे पहले यूरोपियंस, अब देखो यहाँ मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है अबाउट ऑर्डर की, क्रोनोलॉजी में आप लगाओ कि कौन सा यूरोपियन पावर कब आया था। तो आपको एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आए थे, यूरोप, पोर्टुगीज आए थे 1498 में। पोर्टुगीज या पुर्तगाल के बाद आपके डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1595 में। मतलब आप देख लो अराउंड 100 सालों का गैप दिखता है आपको यहाँ पे, 1498 से 1595 तक में। तो 100 साल मतलब पोर्टुगीज, आप सोचो 100 सालों तक पोर्टुगीज क्या है, मोनोपोलाइज करके अपना जो है रूल चला रहे, अपना ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं। इसके बाद 100 सालों के बाद क्या है, डच इंडिया के मार्केट में एंटर करता है। तो डच आता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1595 में। इसी के आप कुछ टाइम बाद देखोगे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ से जो है ऑर्डर लेकर एक कंपनी बनाई जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि कहाँ इंडिया में आती है ब्रिटेन से 1600 में। इसके बाद आप देखोगे 1616 में डैन्स ईस्ट इंडिया कंपनी आती है जो कि डैनिश की थी। एंड देन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है फ्रांस से। अब देखो इन सब में एक क्वेश्चन आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कौन सी जो यूरोपियन पावर है वो सबसे पहले आई थी और सबसे लास्ट तक रही है, तो वो है आपकी पोर्टुगीज। ठीक है, पुर्तगाल एक ऐसा यूरोपियन पावर था इन सारे में जो कि इंडिया में सबसे पहले आया और सबसे लेट तक जो है, इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के बाद भी, हमारी आजादी मिलने के बाद भी आप देखोगे क्या पोर्टुगीज जो है इंडिया में आपको दिख रहे थे। फाइन, तो ये आपका एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया कि एक एक्सपेक्ट आप कर सकते हो अबाउट क्रोनोलॉजी कि किस ऑर्डर में क्या आए थे। इसके साथ ही आप देखो सेम चीज ये भी है कि 1498 में क्या पोर्टुगीज आए थे इंडिया में, कहाँ पे सबसे पहले आए थे, कैलिकट में। ठीक है, कैलिकट कहाँ है, केरला में एक जगह है कैलिकट, पोर्ट है एक्चुअली वो, तो कैलिकट पे आए थे। इसके बाद आप देखोगे 1602 में डच जो है अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाते हैं, मसूलीपट्टनम में। इसके बाद 1608 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को मिल जाता है क्या ऑर्डर, सूरत में ट्रेड करने का। तो ये एक्चुअली आपको प्लेस जो है, स्पेसिफिकली मैं प्लेस पे फोकस कर रही हूँ कि कौन जो है सबसे पहले कहाँ आकर ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद आप देखोगे 1616 में डेनिश आते हैं ट्रैंक्विबार में, जो है तमिलनाडु में एक जगह है ट्रैंक्विबार, वहां पे ये जो है अपना ट्रेड एंड कॉमर्स चला रहे होते थे। देन 1664 में फ्रेंच आती है और फ्रेंच जो है अपना ट्रेड कहाँ से करती है, पौंडीचेरी से। उसके बाद आप देखोगे 1757 के बाद
क्या बच जाता है, सिर्फ ब्रिटिश रूल बच जाता है और उसी का एक्सपेंशन होता दिखता है हमें। अब स्टार्ट करते हैं हम क्या कि रूट क्या थी, कहाँ से जो है ये यूरोपियंस जो थे वो भारत में एंटर करे थे। तो 1498 में हमने क्या देखा था कि कौन आए थे, वास्को डिगामा आए थे पुर्तगाल से। ठीक है, अब देखो इधर पुर्तगाल है, यहाँ से वास्को डिगामा केप वर्डी के थ्रू होते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचे थे, और केप ऑफ गुड होप से होते हुए कहाँ आए थे, ये कालीकट आए थे। तो पोर्टुगीज से लेके कालीकट पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, वास्को डिगामा थे, और कब 1498 में। बट अगर देखा जाए तो इससे पहले आप देखोगे कि वास्को डिगामा से पहले एक और पर्सन थे जो कि पुर्तगाल से, ठीक है, कैनरी आइलैंड केप वर्डे के रास्ते होते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचे थे। उनका नाम था डियाज। तो डियाज कहाँ पहुंचे थे, डियाज केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाए थे। उसी के क्या कहते हैं आप उसको कि कदम पे चलते हुए वास्को डिगामा यहाँ तक पहुंचे, और यहाँ से वो कहाँ पहुंचे, कैलिकट पहुंचे सी रूट के थ्रू। तो ऐसे जो है आगमन होता है यूरोपियन का भारत में। अब जब पोर्टुगीज पहुंच चुके हैं, तो पोर्टुगीज पहुंच गए तो देखो क्या होगा कि 1498 में वास्को डिगामा जो है पहुंचता है कहाँ पे, कैलिकट में। कैलिकट में आप देखोगे कि वहां का एक रूलर होता है जेमोरीन। तो जेमोरीन जो है वो उनका वेलकम करता है, उनको आदर सत्कार किया जाता है। वास्को डिगामा क्या करते हैं कि बहुत सारे मसाले खरीदते, देखते हैं कि यहाँ पे जो है मसालों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मसाले सस्ते भी मिलते हैं, और वो क्या करते हैं बहुत सारे मसाले खरीद कर जो है वो वापस चले जाते हैं पोर्टुगीज। फिर वहां जाकर जब वो मसालों को बेचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका ना अराउंड 10 टाइम्स मतलब 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है। और यही जो 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट है वो क्या करती है, लोगों के बीच, पुर्तगाल के लोगों के बीच जो है अ, और ज्यादा प्रॉफिट कमाने का जो एक चाह है वो जगाती है। और वही आप देखोगे कि दूसरी बार भी क्या पोर्टुगीज आते हैं इंडिया में, और इस बार आते हैं ट्रेड करने के लिए रह के। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ कहानी थी। पूरी हिस्ट्री हम कहानी के थ्रू ही देखेंगे, सो दैट आपके दिमाग में जो है एक कहानी बनी रहे हिस्ट्री की, है ना। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्या है, ये कहानी भी आप कहानी ही आपको क्या क्रोनोलॉजी तक ले जाएगी कि कैसे जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और कैसे धीरे धीरे हमें जो है उनसे आजादी मिली है। तो जब पोर्टुगीज आए, अब क्या है, देखो पोर्टुगीज आए थे सबसे पहली बार 1498 में, इसके बाद फिर एक साल बाद फिर से आए, और देखोगे कि अब ये 100 सालों तक मोनोपोली चल रही है इनकी, कि जो भी ये यहाँ से ट्रेड करके ले जा रहे हैं वो यूरोप में बेच रहे हैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट में। और यही देख के क्या है बाकी की कंट्रीज भी जो है इंस्पायर होगी और वो भी चाहेगी कि वो भी आके ट्रेड करें। अब सिर्फ ट्रेड करना पोर्टुगीज का जो है मेन मतलब आप कह लो मोटिव था कि ट्रेड करना है। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि देखो ये बहुत ही ज्यादा लेंदी रूट होता है कि पोर्टुगीज से आप आओ केप ऑफ गुड होप होते हुए और कालीकट पहुंचो। तो क्या करते हैं धीरे धीरे पोर्टुगीज बसाना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप को। बसाने के लिए अब उनको क्या चाहिए, उनको फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, उनको पोर्ट पे जो है कब्जा करना पड़ेगा। तो इसी सब चीजों के लिए, इसी एक्सपेंशन के लिए क्या किया जाता है, गवर्नर्स भेजे जाते हैं। तो पोर्टुगीज से गवर्नर्स आते हैं, जो सबसे पहले गवर्नर हैं आपके वो है अल्माइडा। ठीक है, अल्माइडा आते हैं, अल्माइडा आते ही के साथ क्या करते हैं, एक ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आते हैं। अब ये चीजें आपको याद रखनी है। अब अल्माइडा कौन होते हैं, फर्स्ट गवर्नर होते हैं, जो कि क्या देते हैं आपको, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्योंकि अब क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि क्या है ये ब्लू वाटर पॉलिसी, या ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने इनिशिएट किया है, तो वो किया है आपके अल्माइडा ने, जो कि पोर्टुगीज के सबसे पहले गवर्नर होते हैं कहाँ, इंडिया में। ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली क्या थी कि जो पोर्टुगीज थे वो जनरली पोर्ट्स पे ही जो है अपना स्टैब्लिशमेंट किए हुए थे। क्यों,
क्योंकि उसी पोर्ट से जो है वो क्या अपना जो भी सामान था, ट्रेडिंग था, वो करते थे पुर्तगाल तक, यूरोप तक जाने के लिए। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अब और कोई शिप अगर उस पोर्ट को यूज करना चाहती है तो इन लोगों ने उनसे चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया, ताकि एक और कमाई का सोर्स हो सके। तो यही आपका ब्लू वाटर पॉलिसी है। ये याद रखना है आपको कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट करा था? अल्माइडा ने किया था। और अल्माइडा कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल इन इंडिया। इसी के बाद आते हैं आपको सेकंड गवर्नर, जो कि कौन होते हैं? एल्बुकर्क होते हैं। तो एल्बुकर्क जो है सेकंड गवर्नर होते हैं, और इसी के टाइम में आप देखोगे इन्हीं एल्बुकर्क के, अल्फांसो डी एल्बुकर्क इनका नाम रहता है। तो अल्फांसो डी एल्बुकर्क के टाइम में ही आप क्या देखोगे? एक्सपेंशन होता है किसका? पुर्तगाल के पावर का, पुर्तगाल की कंपनी का इंडिया में। यहाँ पे ये क्या करेगा? गोवा को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को कैप्चर कर लेगा। अब यही एक गोवा जो है, यही क्या सेंटर बन जाती है किनकी? पुर्तगाल के पावर की। और आप देखोगे कि आजादी के बाद तक भी गोवा में आपको क्या पुर्तगाली लोग दिखेंगे, क्योंकि वो अब उनका एक परमानेंट स्टैब्लिशमेंट बन जाता है गोवा का। इसके बाद जो है आप थर्ड गवर्नर देखोगे, थर्ड नहीं लाइक इनके बाद यू कैन से जो है इसके बाद के जो गवर्नर आते हैं, इनका नाम होता है नीनो दी कुन्हा। नीनो द कुन्हा। अब ये नीनो द कुन्हा क्या करते हैं कि ये दमन और दीव को कैप्चर कर लेते हैं। दमन एंड दीव को कैप्चर करते हैं। इसी के साथ क्या करते हैं? ये कुछ पार्ट ऑफ बंगाल में भी ये अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इसी के साथ ये कहा चेन्नई में भी अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। एक जगह होती है सैंथोम, वहां पे। तो ये चीजें चल रही होती थी 100 सालों तक जो है, बिना किसी के रोक टोक के, दबाव के, बिना कंपटीशन के पोर्टुगीज ट्रेड करते रहे कहाँ? इंडिया में। और इसी के बाद आप देखोगे क्या ये पोर्टुगीज ने क्या क्या इंडिया को दिया। कि अगर कोई 100 सालों तक आपके यहाँ है तो क्या कल्चर का एसिमिलेशन होता है यहाँ पे, मतलब जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो होता है, और एक साथ कल्चर मिल जाता है। तो यहीं पे आप देखोगे कि बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें से मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? कार्टेज सिस्टम का। ये कार्टेज सिस्टम क्या था? उसी ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड है, जो कि अल्माइडा ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता है कि नेवल परमिट सिस्टम चाहिए होता था इंडियन ओशन ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के लिए, कि कोई भी शिप अगर किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट के पास चल रही है या उतर रही है तो उसको क्या करना है? अपना टोल देना होता था या फीस देनी होती थी। यही था आपका कार्टेज सिस्टम और ब्लू वाटर पॉलिसी यू कैन से। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम बात करें तो है न्यू क्रॉप्स। अब आप देखोगे पोर्टुगीज काफी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ पे? इंडिया में। जैसे टोबैको, जैसे पोटैटो, जैसे पाइन एप्पल, कैस्यू। ये सब कौन बताता है? ये सब जो कल्टीवेशन हमने स्टार्ट किया, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया हमें? ये हमें पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई आलू भी खा सकते हैं। अभी के टाइम में आप देखो तो ये जो आपको यूपी, बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल का एरिया दिखता है, ये पूरा बेल्ट क्या है? यहाँ आलू का डोमिनेशन दिखता है आपको। हर चीज में क्या? आलू ही आपको नजर आता है। ये आलू कौन लेके आया था? किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो पोर्टुगीज ने करवाया था। देन आपका आता है प्रिंटिंग प्रेस। अगर प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो पोर्टुगीज लेके आए थे इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का कॉन्सेप्ट। कब? 1556 में। मुगल्स का टाइम चल रहा है। देखो हमने अगर मेडिवल हिस्ट्री आपने देख लिया है लेक्चर, तो आप देखोगे कि क्या 1556 में मुगल्स का टाइम चल रहा है, और इसी में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस आएगी। पोर्टुगीज लेके आएंगे कहाँ? गोवा में। और यही क्या है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यहीं से आपका क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि हु हैव इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एंड इन विच ईयर। अब यहाँ से आप क्लियरली बता सकते हो कि
कौन लेके आया प्रिंटिंग प्रेस? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की? नहीं, ये गलत ऑप्शन है। आप दूसरा ऑप्शन है पोर्टुगीज इन 1550। हमने क्या देखा? हाँ, प्रिसाइजली 1556 में पोर्टुगीज जो है लेकर आए क्या? प्रिंटिंग प्रेस। कहाँ? गोवा में। तो ये आपका सही ऑप्शन है। बाकी दो क्या हमें देखने की भी जरूरत है? अगर हमने प्रिसाइजली याद कर लिया है या पढ़ लिया है तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप देखोगे एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखता है आपको पोर्टुगीज का क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने में। देखोगे आप कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो किसने स्टार्ट किया है? इसी पोर्टुगीज के लोगों ने ही स्टार्ट करवाई थी। और यहीं पे क्या होता है, जेस्यूट मिशनरीज जैसे सेंट फ्रांसिस जेवियर्स, ये सब आए थे किस लिए? क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। अभी भी आप देखोगे कि बहुत सारे ट्राइबल जो पीपल हैं वो क्या फॉलो करते हैं? क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। क्यों? तो ये जो क्रिश्चियनिटी का रिलीजन था, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोपाउंड करवाया था और एक्सेप्टेबल था सबके लिए। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था? फॉलो भी करना स्टार्ट कर दिया था क्रिश्चियनिटी। और इसीलिए ये क्या कर रहे थे? मिशनरीज भी ओपन कर रहे थे ताकि लोगों के बीच क्रिश्चियनिटी के लिए जो है जागरूकता बढ़े। यहीं पे आप देखोगे एक और चीज इन्होंने क्या करा था, इन्होंने मैरिटल अलायंसेस स्टार्ट कर दिए थे कि जो पोर्टुगीज के लोग होते थे वो क्या करते थे, वो इंडिया में आकर इंडियन औरतों के साथ जो है शादी ब्याह करते थे ताकि जो है जो अगला ऑफस्प्रिंग हो वो क्या पोर्टुगीज के भी ब्लड का हो और वो क्रिश्चियन ही हो। तो इसी तरह ये इनका इम्फेसिस कहाँ था? क्रिश्चियनिटी पे भी था। अब देखोगे पोर्टुगीज धीरे धीरे अब आपको डिक्लाइन फिर होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज आने लगेगी। अभी तक की बात क्या थी कि 100 सालों में पोर्टुगीज ने जो है क्या क्या अचीव किया, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, है ना। अब देखेंगे हम धीरे धीरे कि अब 100 साल हो चुके हैं तो क्या डच आ जाएगी। और डच के ही कुछ टाइम बाद, अराउंड 6 साल के बाद, इंग्लैंड से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी। तो अब क्या होगा कि एक कह लो आपकी चूहे बिल्ली का खेल, जो टॉम एंड जेरी होता है ना, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन जो है किसको मार के भगाता है। ये बेसिकली अब आपको ऐसा रूप लेता हुआ दिखेगा, ये यूरोपियन पावर्स आपस में ही। तो अब डच आएंगे, फिर ब्रिटिशर्स आएंगे, डैन्स आएंगे, फ्रेंच आएंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे पोर्टुगीज डिक्लाइन करते रहेंगे। और डिक्लाइन करते करते आप देखोगे कि बहुत लिमिटेड एरिया पे पोर्टुगीज रह जाएंगे। कौन से? गोवा, दमन और दीव के एरिया पे। तो ये कहाँ कहाँ बच जाएंगे आपको? गोवा में, दमन एंड दीव के एरिया पे। और यही क्या हो, अभी जो भी आपने देखा वो पोर्टुगीज के बारे में हमने देखा था। अब इसके बाद क्या आएंगे? इसके बाद आएंगे आपके डच आएंगे। अब डच देखो, डच कब आएंगे? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होगा, गठन होगा। और उसके बाद देखोगे आप, अब इनका प्राइमरी एम क्या हो जाएगा कि ये इन्होंने क्या देखा कि पोर्टुगीज इंडिया आए थे और वहां से बहुत सारे स्पाइसेस, मसाला लेकर कहाँ गए? वापस यूरोप में बहुत कमाई की, उससे बहुत प्रॉफिट बनाया। तो अब डच का इंडिया आने का इकलौता मेन मोटिव क्या हो जाएगा? स्पाइसेस में ट्रेड करना। उन्हीं मसालों को अब वो खरीदेंगे और यूरोप में पोर्टुगीज से ज्यादा सस्ते में जाके बेचेंगे, सो दैट उनका खरीदारी ज्यादा हो और उनके पास प्रॉफिट ज्यादा है। तो इनका एक मेन मोटिव ये बस ट्रेड करने के लिए ही आए थे इंडिया में। फाइन। अब धीरे धीरे अब ट्रेड करेंगे तो ये भी क्या करेंगे? अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी स्टार्ट कर देंगे। तो इनकी जो पहली फैक्ट्री होगी कहाँ पे होगी? पुलिकट में होगी। और पुलिकट में ही क्या ये अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। इसके साथ ही ये अपनी और भी फैक्ट्रीज बनाते हैं। कहाँ पे? नागापत्तिनम, मसूलीपत्तिनम, कोचिन, ये सब के एरिया में। अब इनका कमर्शियल ही इंटरेस्ट था, कोई इनको टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं चाहिए था। इनको नहीं चाहिए था कि ये यहीं पे रहें, यहीं पे रूल करें। ये बस अपना काम करने पे फोकस थे कि आएंगे, सामान खरीदेंगे, वापस जाके बेचेंगे, आएंगे, सामान खरीदेंगे, वापस जाके बेचेंगे। इनका एकदम क्लियर गोल था यहाँ पे। अब इसी में आप देखोगे एक होता है बैटल ऑफ कोलाचल, जो कि 1741 में होता है। इसमें क्या होता है कि इनका किससे, जो रीजनल पावर होती है उससे एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कहाँ? त्रावणकोर के किंग से, मार्तंड वर्मा से। और इसमें क्या, डच बुरी तरह से हार जाता है। और यही जो है सबसे पहली एशियन पावर थी जिसने क्या किसको हराई? यूरोपियन पावर को हराया था। इसके बाद आप एक और देखोगे बैटल इंपॉर्टेंट है डच
से रिलेटेड, क्या तो वो है डच का बैटल ऑफ बेदरा। अब देखो क्या हो रहा था कि पोर्टुगीज का धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, डच क्या कर रही है, स्पाइसेस में आके ट्रेड कर रही है। डच प्योरली कमर्शियल जो है कंपनी है, डच से जो कंपनी आई है वो प्योरली कमर्शियल है, उनका काम सिर्फ ट्रेड करना है। बट इसी में क्या हुआ, 6 साल बाद तो कौन आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ रही है ब्रिटेन से। तो अब इन दोनों के बीच क्या होगा, काफी राइवलरी हो जाएगी, मतलब एक दुश्मनी हो जाएगी कह लो आप, कि कौन जो है ज्यादा ट्रेड करने में सक्षम है। तो इसी में आप देखोगे कि यही बीच बाच की लड़ाई होते होते एक बैटल होगा, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ बेदरा। 1759 में होगा बैटल ऑफ बेदरा, जिसमें क्या होगा, इसी को बैटल ऑफ चिंसुरा भी कहते हैं। कहीं पे अगर आपको क्वेश्चन आए कि बैटल ऑफ बेदरा या बैटल ऑफ चिंसुरा किन के बीच हुआ था, तो इसके दो पार्टीज कौन है, एक है आपकी डच की कंपनी और दूसरी क्या है आपकी ब्रिटेन की कंपनी। चिंसुरा एक जगह है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, वहीं पे ये क्या होगा, यही बैटल कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल के चिंसुरा में ही होगा। इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस होते हैं वो जीत जाते हैं और डच यहीं पे हार जाती है। और इसी हार से क्या होता है, ब्रिटिश को एक एज मिल जाता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको एज मिल जाता है। और अब बंगाल में आप देखोगे तो किसका रूल चलेगा, रूल मतलब किसका पावर जो है स्टैब्लिश हो जाएगा, वो है आपकी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो देखो ब्रिटेन क्या 1606 में आई थी, इनका 1759 में, आप देखो बहुत टाइम के बाद जो है बैटल हुआ और इसके बाद डच को फेज आउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। और जो एरिया था डच का वो क्या ब्रिटेन ने ले लिया। और ब्रिटेन में ही अब क्या ब्रिटिश सुप्रीमेसी हमें कहाँ दिखती है, बंगाल में दिखने लगती है और डच का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। अब इसी के साथ क्या 1606 में हमने देखा था डच के बाद ब्रिटिशर्स आते हैं। अब ब्रिटिशर्स कैसे आते हैं और देखोगे आप 200 साल तक रह रहे हैं, क्या ऐसा क्या हो जाएगा, इनफैक्ट मोर देन 200 इयर्स यू कैन से कि 1600 में आए थे और ये 1947 में हमें इनसे आजादी मिली है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा टाइम हो गया है। बट स्ट्रगल हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 1757 से स्टार्ट किया है। इनसे जो लड़ाई है हमारी वो स्टार्ट होती है बेसिकली 1757 से, क्योंकि ये लोग अपना पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं इंडिया में। अब कैसे आती है नहीं आती है हम देख लेते हैं अबाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बात करें अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो सबसे पहले आप देखोगे 1600 में एक रॉयल चार्टर के थ्रू अब देखोगे 1600 में क्वीन एलिजाबेथ रहती है, वहां की क्वीन ब्रिटेन की, वो क्या करती है एक रॉयल चार्टर इशू करती है और उसी चार्टर के थ्रू जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है और इनको पावर दिया जाता है कि आप जाओ और आप जाकर क्या करो, ट्रेड करो ईस्ट के साइड में, है ना, इंडिया की तरफ जाओ। ऐसा ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स सिर्फ इंडिया आते हैं, ब्रिटिशर्स बीच में आप देखोगे अफ्रीका में भी हैं, ब्रिटिशर्स आगे भी जा रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स हर जगह जो है अपनी कॉलोनी जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते थे और उसी में जो है वो इंडिया भी पहुंचते हैं। तो जब ये इंडिया पहुंच जाते हैं तो पहले जो रॉयल चार्टर इशू करती है क्वीन एलिजाबेथ, ये अराउंड कुछ सालों के लिए होता है, 15 साल के लिए। आप देख लो मोटा मोटी इसी कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है ये चार्टर, बाद में इसको क्या कहते हैं कि इनफाइनाइट टाइम के लिए कर दिया जाता है और मोनोपोली दे दी जाती है। तो ऐसे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी फिर इंडिया में आई, कैसे इनको परमिशन मिला इंडिया में रहने का, ट्रेड करने का, यह हम एक टाइमलाइन के थ्रू देख लेते हैं।
बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो तो क्या है कि ब्रिटिश आई कैसे थी, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आई थी। ये कंपनी के जैसे आई थी कि आएंगे, हम ट्रेड करेंगे, हम जो है व्यापार करेंगे, हम अपना सामान खरीदेंगे और जाकर बेचेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि ये हर जगह इंट्रूड करना स्टार्ट कर देगी, गवर्नेंस में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल डोमिनेशन में, टेरिटोरियल एक्सपेंशन में। और धीरे धीरे क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हम किधर की तरफ देखने लगेंगे, ब्रिटिश रूल इन इंडिया की तरफ। और यही 1757 से 1947 तक क्या है, ब्रिटिशर्स का जो है रूल चलता है कहाँ, इंडिया में। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं एक टाइमलाइन के थ्रू कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स आए थे। सबसे पहले 1600 में आप देखोगे क्या, क्वीन एलिजाबेथ वन जो है क्वीन एलिजाबेथ वन क्या करेगी, एक चार्टर इशू करेगी कि हाँ अब एक कंपनी बनाओ, और वो कंपनी कहाँ जाएगी, ईस्ट की तरफ जाकर ट्रेडिंग करेगी। नेक्स्ट इसके बाद आप देखोगे 1609 में कैप्टन हॉकिंस आएंगे, कहाँ, जहांगीर के कोर्ट में। इसलिए आते हैं, ये आते हैं परमिशन मांगने के लिए कि क्या आप एज ए एम्पेरर हमें ये परमिशन देते हो कि हम सूरत में अपनी एक फैक्ट्री खोल लें, क्योंकि बिना फैक्ट्री खोले व्यापार करना क्या बहुत कठिन होता था। तो इसलिए ये चाहते थे अपना एक फैक्ट्री को जो है वहां पे खोलना। तो ये परमिशन मांगते हैं जहांगीर से, जहांगीर के कोर्ट में जाके। लेकिन जहांगीर क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर फैक्ट्री खोलने से मना कर दिया गया तो ब्रिटिशर्स वापस चले गए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने सोचा ठीक है फैक्ट्री नहीं खोल सकते, ट्रेड तो कर ही सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सूरत में ही रह के ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। जो भी हो रही थी चीजें बोट से ही हो रही थी, पोर्ट से हो रही थी, पोर्ट से बोट आ रही है जा रही है, यही चीज चल रहा था। फैक्ट्री उन्होंने तब तक नहीं स्टैब्लिश की क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिला था। इसके बाद आप देखोगे 1613 में एक शाही फरमान मिल जाता है। और ये शाही फरमान के थ्रू क्या होता है, ये अपना स्टैब्लिश कर लेते हैं फैक्ट्री एट सूरत। ये क्या चाहते थे, यही तो चाहते थे ना, ये पहले भी यही चाहते थे कि सूरत में फैक्ट्री बना ले। लेकिन उस टाइम वो वाली परमिशन नहीं मिली। लेकिन ये परमिशन कब मिल गई, 1613 में। और 1613 में शाही फरमान मिल गया इनको कि हाँ अब जो है आप जो है फैक्ट्री जो है स्टैब्लिश कर सकते हो सूरत में। तो बट लेकिन ये क्या था, सिर्फ सूरत के लिए ही था। फिर ये थोड़ा और हाथ पैर मारेंगे। और इसी हाथ पैर मारने में आप देखोगे 1632 में, 1632 में यहाँ पे सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, ये भी एक क्या शाही फरमान जारी करेंगे। किसके लिए, सबसे पहली ईस्ट की जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, कहाँ पे, बालासोर में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अपनी सबसे पहली फैक्ट्री बनाती है बालासोर में। और वहीं पर जो है ये किससे, शाही फरमान के थ्रू, जो कि शाही फरमान कौन इशू करते हैं, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इशू करते हैं। इसके बाद ही आप देखोगे 1690 में, फिर कुछ टाइम बाद अब क्या होगा देखो कि
राइवलरी चल रही है सबके बीच, जितने भी यूरोपियन पावर है सब क्या है, कंपटीशन में एक दूसरे के साथ। अब इसी कंपटीशन में देखोगे कि सबसे ज्यादा आगे कौन इस रेस में निकल गया है। इस रेस में जो सबसे ज्यादा आगे निकले हैं वो है ब्रिटिशर्स। अब देखोगे ब्रिटिशर्स के पास काफी ज्यादा एरिया आ जाता है कि सूरत का अलग एरिया आ गया। सूरत किधर है आपके, वेस्ट में है, इंडिया के पश्चिम में है ना। और यही अब इनको दूसरा फरमान भी मिल गया क्या, पूरब में, ईस्ट की तरफ जो है पहला फैक्ट्री खोलने का। मतलब वेस्ट में ऑलरेडी एक फैक्ट्री है सूरत में, अब क्या है ईस्ट में भी एक, बालासोर में भी फैक्ट्री हो गई। तो अब देखो वेस्टर्न कवर हो गया, ईस्टर्न कवर हो गया। तो ज्यादा सबसे ज्यादा अभी डोमिनेशन किसका दिख रहा है, सबसे तेजी से जो इस रेस में दौड़ रहा है वो है ब्रिटिशर्स। इसी में आप देखोगे इनको बॉम्बे का भी एरिया मिलता है, लेकिन ये क्या करते हैं, और ये बॉम्बे का एरिया कैसे लेते हैं, अभी तक क्या ईस्ट का वेस्ट का, अब बॉम्बे का जो एरिया है वो क्या होगा कि एक मैरिटल अलायंस होता है, फाइन। इसके बाद जो फ्रेंच आते हैं तो फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच एक वैवाहिक समझौता होता है। उसके ही उपलक्ष्य में देखोगे आप क्या कि जो बॉम्बे का एरिया है ना, उसको दहेज में दे दिया जाता है फ्रांस के द्वारा, किसको, ब्रिटिशर्स को। दहेज कह लो, गिफ्ट कह लो, आजकल तो गिफ्ट कहते हैं लोग, तो गिफ्ट में दिया जाता है किसको, ब्रिटिशर्स को। तो अब इसी गिफ्ट के कारण क्या हो गया कि बॉम्बे भी जो है वो किसके अंडर आ गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया। फ्रांस गिफ्ट बॉम्बे टू ब्रिटेन in lieu of marital alliance। एक्चुअली देखा जाए तो ये 1661 में हुआ है, माय मिस्टेक, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। 1661 में बॉम्बे भी आ गया, लेकिन 1690 में देखोगे तो आप क्या होगा, अब 1690 में अभी तक क्या था, जैसे देखो हर आप देखोगे कि कुछ 30-30 सालों के बाद क्या हो रहा है, इनका एरिया एक्सपैंड होता जा रहा है। सबसे पहले आए, परमिशन मांगी, नहीं मिला, तो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1613 में परमिशन मिल गया कि हाँ ठीक है, सूरत में आप जो है फैक्ट्री खोल सकते हो। इसके बाद 32 में क्या हुआ, इनको दूसरा परमिशन भी मिल गया कि आप जो है ईस्ट में, अब बालासोर में भी फैक्ट्री खोल सकते हो। इसके बाद 1661 में अब क्या है, बॉम्बे भी मिल गया। मतलब देखो सूरत मिल गया, बालासोर हो गया, और बालासोर के साथ ही क्या है, यहीं पे मसूलीपट्टनम भी इंक्लूड हो गया है, क्योंकि सब क्या है एक ही जगह दिख रहा है आपको, उसी एरिया में है। अब इसके बाद क्या है, बॉम्बे भी मिल गया, ये सारे एरिया क्या देख रहे हो आपको मिल गया है ना। इसी में अब 1690 आता है, इसमें क्या आता है, एक जॉब चॉर्नोक आते हैं। ये जॉब चॉर्नोक क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। मतलब ये एक मर्चेंट ही होते हैं, कोई ऑफिशियल नहीं है, कुछ गवर्नर ववर्नर नहीं है, ये एक मर्चेंट है, मतलब ट्रेडर ही है। और ये ट्रेडर क्या करते हैं, बहुत, जैसे आजकल भी लोग देखोगे आप, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है, कभी भी लोगों के पास अगर पैसा आ जाता है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने भी मर्चेंट था, ट्रेडर था, ट्रेड किया, इसके पास भी काफी प्रॉफिट आया। तो ये क्या करेगा कि 3 जगह परचेज कर लेगा, ठीक है, 3 जो है आप कह लो 3 गांव ये खरीद लेता है। वो गांव कौन से होते हैं, गोविंदपुरी, सुतानुती और कलिकता। और यही कलिकता पे ये क्या बसाता है, कलकत्ता शहर बनाता है ये, ठीक है। इसी गांव में क्या एक शहर बसाता है जो है कलकत्ता आपका। तो अब क्या है आपका, कलकत्ता भी कहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। अब इसके साथ ही आप देख रहे हो कि एक्सपेंशन कितना तेजी हो रहा है, सूरत, बालासोर, मसूलीपट्टनम, बॉम्बे, कलकत्ता, सब किसके अंदर आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। इसी के साथ अब एक और चीज आप देखोगे कि 1701 में औरंगजेब का टाइम चल रहा था। तो औरंगजेब क्या बोलता है कि वो देखता है कि काफी पैसा कमा रहे हैं जितने भी यूरोपियन पावर्स हैं,
तो सारे यूरोपियन जो पावर्स होते हैं उनको क्या बोलता है कि भाई भगाओ इनको यहाँ से, या तो इनको कैप्चर कर लो या इनको निकालो यहाँ से। बट फिर उसके बाद देखोगे कि 1701 में औरंगजेब ये ऑर्डर देता है, बट 1707 में वो मर जाता है। तो ये ऑर्डर भी फिर कोई नहीं मानता। एंड इसके बाद लास्टली आप देखोगे 1715 में, यहाँ से ही क्या आपको एक टर्निंग पॉइंट दिखेगा। 1715 में एक ब्रिटिशर रहता है हैमिल्टन, क्योंकि औरंगजेब के बाद क्या है, अब उसके सक्सेसर्स आएंगे। उसी सक्सेसर में एक है फारूक सियार। फारूक सियार की आप देखोगे बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, तो हैमिल्टन जो है वो आते हैं और ये क्या करते हैं, ये क्योर कर देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं फारूक सियार की। और इसी खुशी में फारूक सियार क्या है, ट्रीटमेंट किया, फारूक सियार ठीक हो गया। अब फारूक सियार क्या करता है कि इसको बोल देता है, एक रॉयल ऑर्डर दे देता है या रॉयल फरमान जारी कर देता है कि ब्रिटिशर्स जो है अब ट्रेड कर सकते हैं कहीं पे भी जहां पे उनको करना है। ठीक है, जो जो भी मुगल का पोजेशंस है इंडिया में, उन सारे पोजेशंस पे ब्रिटिशर्स जो है ट्रेड कर सकते हैं। और इसी के साथ देखोगे आप कि ब्रिटिशर्स क्या है, अब अपना पैर जमा लेंगे कहाँ पे, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, सूरत, बालासोर, मसूलीपट्टनम, बॉम्बे, कलकत्ता, इसके साथ ही जो भी आपके मुगल्स के एरियाज हैं, टेरिटरी है उस पे। फिर इसके बाद ही क्या देखोगे आप, इसके बाद डच के साथ एंग्लो डच राइवलरी हो जाती है, बैटल ऑफ बेदरा होता है, और बैटल ऑफ बेदरा से जो भी डच का प्लेसेस होता है वो भी किसके अंडर आ जाती है, वो भी आ जाती है ब्रिटिशर्स के अंदर। इसी के साथ ब्रिटिशर्स जो है, इनके बाद जो फ्रेंच आते हैं उनके साथ भी लड़ाई होती है। देखोगे वो उनके साथ बहुत लंबी चलती है लड़ाई, कार्नेटिक वॉर्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और लास्टली क्या है, ब्रिटिशर्स वाइप आउट कर देते हैं किसको, फ्रेंच को भी। बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, यही चीज हमने डिस्कस करी थी। हमने एक्चुअली स्टार्टिंग का फेज डिस्कस किया कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, कैसे धीरे धीरे उसने अपना पावर स्टैब्लिश किया। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे जो है एक ट्रेडिंग कंपनी से, एक कमर्शियल कंपनी से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनने की कोशिश रहेगी उसकी इंडिया में। तो अब देखो 1600 में बना, 1612 में क्या है, इनको फरमान मिल गया क्या 13 में कि सूरत में फैक्ट्री बना लो। देन 1747 की बात करें, अब क्या होगा कि जो आपस के रीजनल पावर्स हैं इनके साथ जो है इनका थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। इसी में ये क्या करेंगे, रीजनल पावर्स को भी निकाल देंगे इस बीच से, तो मद्रास भी खत्म हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट आता है 1757, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें क्या होता है, मुगल का जो एम्पेरर होता है सॉरी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ये दो चीजें जो हैं 57 और 65, यही दोनों बैटल्स क्या करती हैं, ब्रिटिशर्स का सुप्रीमेसी करवा देती है। कहाँ पे, ऑल पावर्स पे सुप्रीमेसी, मतलब चाहे वो फॉरेनर पावर्स हो या रीजनल पावर्स हो, सब पे सुप्रीमेसी किसकी हो जाएगी, ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। सबको वाइप आउट कर देंगे। जो मुगल का किंग बचा है, सुल्तान बचा है, वो भी अब चला जाएगा। अब सारी पावर किसके हाथ में आ जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, कंपनी के हाथों में। 1757 और 65, मतलब 57 में बैटल ऑफ प्लासी और 64 में आपको होगा बैटल ऑफ बक्सर, उन्हीं के थ्रू। इसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे कि मैसूर बच गया था, उसके साथ वॉर हो रहा है, मराठा बची है, उसके साथ वॉर के उनको हटा दिया है। वेलोर म्यूटनी, सिपॉइज जो है अब म्यूटनी करेंगे, वो भी हटा दिया गया। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते जाएंगे। जो भी उनको किंग मिलेगा, किसी ना किसी रीजन से उनको बोलेंगे कि अरे आप सही से एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हो, हमें ये एरिया दे दो, हम एडमिनिस्टर करेंगे। इसी बीच में ये क्या पॉलिसीज लाएंगे, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जैसे सब्सिडरी अलायंस, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये सब पॉलिसीज के थ्रू क्या करेंगे, वो अपना टेरिटरी जो है वो बढ़ाते जाएंगे। अब टर्निंग पॉइंट क्या था ब्रिटिशर्स का, कब वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लिए, तो दो ही टर्निंग पॉइंट है। एक है बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें क्या है, सिराजुद्दौला की जो है डिफीट हो जाती है, और दूसरा टर्निंग पॉइंट है आपका बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें क्या है, ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल जाती है। अब ब्रिटिशर्स ही क्यों सक्सीड किए, इतने सारे यूरोपियन पावर्स आए थे, बट हमने क्या देखा,
हमने देखा कि धीरे धीरे विथ ईयर्स, कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे देख रहे हो कि सारा एरियाज कहाँ कैप्चर करते जा रहा है, कौन करता जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी करता जा रहा है। तो किस लिए, क्यों हो रहा था ये? तो देखो इसके भी रीजन है क्यों। सबसे पहली बात तो नेवी बहुत स्ट्रांग थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो जो नेवी थी, जनरली क्या है, पोर्ट के लिए लड़ाई हो रही है और जिसकी नेवी स्ट्रांग है उसको ही वो पोर्ट मिलेगा। तो इनकी नेवी काफी स्ट्रांग थी, तो क्या हो रहा था, उससे पोर्ट पे कब्जा ये ज्यादा इजीली कर पा रहे थे। इसके साथ ही इनकी इंडस्ट्रियल बैकिंग थी क्या, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था यूरोप में। तो इससे क्या हो रहा था कि इनको रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ का एक मेल जोल चाहिए था। टेक्नोलॉजी इनके पास है, रिसोर्स ये ले जा रहे थे, तो एक बैलेंस बन गया था। डिप्लोमेसी और वॉरफेयर की बात करें तो ये सिर्फ वॉर नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ बैटल नहीं लड़ रहे थे भाई, ये दिमाग के साथ खेल रहे थे कि अगर किसी को नहीं हरा पा रहे बैटल में तो क्या करते थे कि आप सबने वो कहानी सुनी होगी कि दो बिल्लियां जो है आपस में एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रही होती थी, और उसी में क्या होता है कि एक बंदर आता है, इन दोनों को आपस में और लड़ाता है और रोटी का टुकड़ा लेकर चला जाता है। यही चीज यहाँ पर ब्रिटिशर्स भी कर रही थी। डिप्लोमेसी की बात है कि दो इंडियन स्टेट जो वहां पे रीजनल पावर्स थे, एक रीजन पे रूल कर रहे थे, उनको क्या करती थी, आपस में लड़ा देती थी, और फिर लड़ने के बाद वो दोनों आपस में लड़ते थे, मरते थे, और एरिया किसका हो जाता था, ब्रिटेन का हो जाता था। तो डिप्लोमेसी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है वॉर के साथ। नेक्स्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कि मतलब कोई भी आप देखोगे कि एक छत्र राज नहीं चल रहा था, बहुत सारे किंगडम्स थे, बहुत सारे जो है किंग्स रूल कर रहे थे, और कोई भी उतना कैपेबल नहीं था कि अकेला जो है ब्रिटिशर्स को हरा दे। और यूनिटी बिल्कुल नहीं थी कि चलो चार लोग मिल भी लिख गए, चार जगह के पावर, तो ये मिल के हरा देंगे। तो वहां पे आप देखोगे कि ये सारे फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हुए, किस लिए, ब्रिटिशर्स के एडवेंट और एक्सपेंशन के लिए। अब इसके बाद देखोगे क्या, ब्रिटिशर्स के बारे में हमने देख लिया, ब्रिटिशर्स के बाद आपके क्या आए थे, डांस और फ्रेंच भी आए थे। डांस की अगर हम बात करें तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1606 में आई थी, और इनका जो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट था वो कहाँ था, ट्रैंक्वे बार में था। उसके बाद ये सेरमपुर में भी थोड़े सेटल हुए, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि ब्रिटिश इनको वाइप आउट कर देगी। छोटा सा ही इनका एरिया है बट वो वाइप आउट हो जाएगा, तो डेन्स जो है कहानी से खत्म हो जाएंगे। बचे आपके फ्रेंच। फ्रेंच जो है कब आते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1664 में। तो फ्रेंच जो है वो क्या, एक ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी आते हैं और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के भी पर्सपेक्टिव से। क्यों आते हैं फ्रेंच? अब देखो फ्रेंच को कोई मतलब नहीं था इंडिया से, बट फ्रेंच क्यों आया था, तो इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी है कि जो वर्ल्ड में क्या चल रहा था। वर्ल्ड में देखोगे आप कि कंपटीशन चल रहा था, किसके किसके बीच, फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच। तो जब भी कोई लड़ाई होती थी फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच, उसका आपको क्या रिजल्ट कहाँ दिखता था, बाकी जगहों पे दिखता था। ब्रिटिशर्स आई तो फ्रेंच भी क्या करे, उनके पीछे पीछे आ गए। अब वहां पे जो अगर बाहर, ठीक है, यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ाई हो रही है, तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे भी अपनी कॉलोनीज में भी एक दूसरे के साथ बैटल करना स्टार्ट कर देते थे। बस उनको पता चलना चाहिए कि अच्छा यूरोप में ये दोनों लड़ रहे हैं, हम भी यहाँ पे लड़ने लगेंगे। तो ऐसे ही आप देखोगे कि बहुत एक राइवलरी चलेगी एंग्लो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में। फ्रेंच का देखो बात करूं तो ये लोग क्या है, अपना बेस इन्होंने कहाँ बनाया, पौंडीचेरी में बनाया। पौंडीचेरी में इन्होंने अपना एक हेडक्वार्टर सेटल कर लिया। इसके अलावा और भी जगह पे थे, जैसे चांदेर नगर, माहे, करिकाल, यनम, इन सब पे। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बैटल्स हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो किसके नेतृत्व में हुए हैं, तो इनका एक गवर्नर था ड्यूप्लेक्स, बहुत ही तेज, बहुत ही शातिर आप कह लो। तो ये जो ड्यूप्लेक्स था, यही मेन क्या कहते हैं, यू कैन से दैट मेन बैकग्राउंड पर्सनालिटी था क्या, तीनों ही जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स हुए हैं उनके पीछे का। बात करें अगर हम कार्नेटिक वॉर की, तो कार्नेटिक वॉर का नाम क्यों है कार्नेटिक वॉर। जैसे अगर मान लो कार्नेटिक वॉर की बात हो रही है तो आप नहीं सोच पाओगे कि किसके बीच हो रही है, क्योंकि कार्नेटिक क्या है, एक जगह है जो कि इंडिया में है। लेकिन जो बैटल हो रहे थे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच, वो कहाँ पे हो रहे थे, वो कार्नेटिक जगह पे हो रहे थे, इसलिए ही ये कार्नेटिक वॉर्स कहलाते हैं। अब देखो इसमें क्या है
कि 3 कार्नेटिक वॉर होते हैं। अब इन तीनों कार्नेटिक वॉर के पीछे देखोगे कि बहुत सिली रीजंस रहे हैं। तीनों ही कार्नेटिक वॉर किसी कोई बहुत मेजर रीजन के कारण नहीं हुआ है, एकदम छोटे-मोटे से जो है आपको दिखेगा कारण है इनके पीछे। जैसे बात करें अगर हम पहले कार्नेटिक वॉर की, तो पहला कार्नेटिक वॉर हुआ क्यों इंडिया में? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। तो आप देखो इसके लिए हमें कहानी में कहा एक ब्रॉड एंड व्यू लेना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा। जब आप यूरोप जाओगे इंडिया से बाहर निकल के, तो यूरोप में इस टाइम में क्या हो रहा था? यूरोप में हो रहा था वॉर। और कौन सा वॉर हो रहा था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था कि ऑस्ट्रिया जो है एक जगह थी जहां के लिए वॉर हो रहा था कि उसमें ऑलरेडी पहले फ्रेंच का एरिया था वो, लेकिन ब्रिटेन और फ्रेंच का वॉर हो रहा था किस लिए? ऑस्ट्रिया पे कब्जा करने के लिए। तो यही ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो है इसी यही चल रहा था। तो जब यहाँ इंडिया में ब्रिटिशर्स को और फ्रेंच को पता चला कि यूरोप में ये दोनों लड़ रहे हैं, तो ये क्या करा इन्होंने? इन्होंने भी आपस में लड़ाई स्टार्ट कर दी। इसको कहते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉम। सेंट थॉम कहाँ था? मैंने आपको बताया था कि पोर्टुगीज ने सबसे पहले कैप्चर किया था सेंट थॉम को। चेन्नई में जगह थी सेंट थॉम। वहां पे क्या हुआ कि सबसे पहला जो है कार्नेटिक वॉर हुआ जिसको बैटल ऑफ सेंट थॉम कहते हैं। ब्रिटिशर्स क्या करे? कार्नेटिक के एक रूलर थे अनवरुद्दीन, उनके साथ मिल गए और फ्रेंच किसके अंडर? ड्यूप्लेक्स के अंदर है और दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। अब आप देखोगे कि इसका कोई लड़ाई का जो बैटल हुआ है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये अनकॉन्क्लूसिव वॉर था, कोई रिजल्ट नहीं निकला। बस इन दोनों के बीच वॉर हो रही है, हो रही है, हो रही है। फिर देखा कि यूरोप में वॉर खत्म हो गई, तो यहाँ भी इन्होंने क्या वॉर को खत्म कर दिया। तो ट्रीटी ऑफ एक्सेला चापेल है जो कि यूरोप में साइन हुई थी, उसी के रिजल्ट पे इन्होंने ये वाली ही यहाँ पे भी जो वॉर है बैटल है उसको खत्म कर दिया था। अब इसके बाद देखो सेकेंड बैटल क्यों होगा? अब सेकेंड बैटल इसलिए होगा, सेकेंड बैटल का कोई बैकग्राउंड नहीं है वर्ल्ड से कि यूरोप में क्या चल रहा है। सेकेंड बैटल अंदरूनी है कि पहले वाले बैटल में क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स जो कार्नेटिक का रूलर था अनवरुद्दीन, उसके साथ मिल गया था। उसके साथ मिल जाने के बाद क्या हुआ कि अब अनवरुद्दीन को एक प्रॉब्लम आ गई। अब उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अनवरुद्दीन के बाद जो है मोहम्मद अली बोल रहे थे कि वो कार्नेटिक पे रूल करेंगे, लेकिन उसी में आप देखोगे उनके ही फैमिली रिलेटिव चंदा साहिब, ठीक, वो बोल रहे थे कि वो रूल करेंगे। तो अब चंदा साहिब किसके पास गए? फ्रेंच के पास। मोहम्मद अली किसके पास आया? ब्रिटिश के पास। तो ब्रिटिश और फ्रेंच के पास दोनों चले गए अपनी अपनी बात लेके कि भाई हमको कार्नेटिक पे रूल करना है। अब इसीलिए ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ने लगे एक दूसरे के साथ इनके टीम में मिलके कि भाई हम इनके टीम से हैं, वो बोल रहे हैं हम इनके टीम से, और दोनों में बैटल स्टार्ट हो गया। इसी बैटल को बैटल ऑफ अंबुर या बैटल ऑफ आरकोट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हो जाएगी कि दोनों में संधि हो जाएगा। अब फिर देखो कुछ टाइम के बाद आपको दिखेगा 2 सालों के बाद थर्ड कार्नेटिक वॉर। ये वापस से क्यों होगा? ये फिर आउटसाइड वाला जो रीजन है उसके कारण होगा। मतलब क्या है? पहला जो कार्नेटिक वॉर है वो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, सेकेंड कार्नेटिक वॉर इंटरनल फैक्टर के कारण क्योंकि ब्रिटिशर्स को फ्रेंच को हेल्प करनी थी इंडियन रूलर्स की। थर्ड कार्नेटिक वॉर क्यों होगा? वो भी इसलिए होगा क्योंकि यूरोप में लड़ाई हो रही है। यूरोप में चल रहा है 7 ईयर वॉर्स, और यूरोप में 7 ईयर वॉर्स चल रहा है, तो फिर वापस क्या करेंगे? ये दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देंगे। इसी को कहते हैं बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। यही जो बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश है एक बहुत ही लैंडमार्क बैटल हो जाता है। क्यों? ब्रिटिशर्स के लिए। और कह लो कि इसके बाद से आप देखोगे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होता है। फ्रेंच का यहाँ पे क्या ड्यूप्लेक्स चले गए हैं, यहाँ पे आए हैं काउंट डी लैली, और ब्रिटिश के हैं आईरी कूटे। इन दोनों के बीच ही लड़ाई हो रही है। अब इस लड़ाई का कंक्लूजन क्या निकलेगा? एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होगा, और इसी ट्रीटी ऑफ पेरिस के अकॉर्डिंग फ्रेंच को क्या करना है? जो भी इंडिया में उसके पोजीशंस है उसको ब्रिटिशर्स को सौंप के वहां से निकल जाना है। तो यहाँ इसी के साथ क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ही फ्रेंच भी निकल गए। तो अब एक छत्र राज किसका बच गया है? ब्रिटिश का। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे जो है यूरोपियंस आए थे, और जो भी यूरोपियंस आए थे सब एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थे। इस कंपटीशन में फर्स्ट कौन आया? तो हम सबको पता है, हम सबने एक्चुअली देखा कि फर्स्ट कौन आया है? ब्रिटिशर्स ही फर्स्ट आए। एक्चुअली दिस इज कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट कौन आए हैं? फर्स्ट आए हैं आपके ब्रिटिशर्स। अब क्यों फर्स्ट आए ब्रिटिशर्स? तो आप देखोगे कि 3-4 बैटल्स थे ना
यही 3-4 बैटल्स जो है लैंडमार्क साबित हुए हैं किस लिए? ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन के लिए, ब्रिटिशर्स को स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में। तो सबसे पहला बैटल आप देख लो, ये क्या है? बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स को एक एज मिल गया और इसी के बाद सीधे होता है इनफैक्ट बैटल ऑफ प्लासी के बाद आप देखोगे एज मिला किसके लिए? बैटल ऑफ बक्सर के लिए। और इसी बैटल ऑफ बक्सर से क्या हुआ? ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल गई। सेकेंड है आपका बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने किसको हरा दिया? डच को। भाई निकाल फेंका डच को इंडिया से बाहर। अब क्या है? डच भी चली गई, कंपटीशन खत्म किया। देन हुआ आपका बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। इससे क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर ने फ्रेंच को भी निकाल दिया। तो ये सारे बैटल्स ही क्या है? एक लैंडमार्क साबित हुए क्या? ब्रिटिशर्स को अपना पावर स्टैब्लिश करने में इंडिया के ऊपर। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे, यहाँ तक तो क्या है, ब्रिटिशर्स अपना अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, बट एक जगह स्थापित करने से कुछ नहीं होता ना, उनको पावर भी चाहिए उतनी ही। उनको पावर के साथ साथ जो है पैसे भी चाहिए, तो रेवेन्यू पे भी फोकस करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है, अब क्या इनको चाहिए कि अब ये सारे पावर्स ब्रिटिशर्स अपने हाथ में लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे पॉलिसीज लाए, एक्ट्स भी लेकर आए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज रही हैं, या इनफैक्ट कि जो रीजनल पावर्स भी थे ना, उनको भी क्या वाइप आउट किया। यहाँ पे क्या थे? जो कंपटीशन में थे यूरोपियन पावर्स, उनको पहले निकाला। अब क्या है? जो रीजनल पावर्स हैं, बंगाल का एरिया हो गया, वहां पे जो रूल कर रहे हैं, हैदराबाद के एरिया में जो रूल कर रहे हैं, मैसूर के एरिया में जो रूल कर रहे हैं, सिंध के एरिया में जो रूल कर रहे हैं, अब उन सबको भी क्या करेंगे? बाहर निकालते जाएंगे, उन सबको भी हटा के अपने आप को एक छत्र राज बनाने की कोशिश करेंगे ब्रिटिशर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है रीजनल पावर्स के साथ, और कैसे ये वाइप आउट करते हैं रीजनल पावर को भी। थैंक यू।